अपने घर में बोलना सबसे मुश्किल होता है, बाहर बोलना बहुत आसान है। और मैं पिछली बार भी एक उदाहरण दे रहा था कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाने आ जाती है, तब भी बगल में अगर पिता बैठ जाए तो गाड़ी हमें हैंडल कांपने लगते हैं। और इसलिए मैं हर बार जब अपने घर में बोलना होता है तो बचता हूँ। बाहर हम लोग और मुखरता से अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन अब लगा कि घर के लोग भी जब बातचीत कर रहे हैं और इतना खूबसूरत मंच बना रहे हैं और एक साझा मंच पर हमें आमंत्रित कर रहे हैं और वैचारिक काम के लिए, वैचारिक मिशन के लिए, तो जब घर में भी अपनी बात न कही जाएगी तो फिर बाहर कहने का फायदा क्या होगा। और आज मैं इस मंच को एक इंडिया वाला मंच देख रहा हूं। और मैं जब इंडिया कह रहा हूं तो वो प्रधानमंत्री जो व्यंग करते हैं वो वाला इंडिया नहीं, भारत के संविधान वाला वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस इंडिया के मंच को मैं यहाँ से कह रहा हूं। और आज इस मंच की जो पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम है, वो एक वैचारिक काम के लिए है। इसलिए इसका नाम रखा गया है सामाजिक न्याय सम्मेलन। और पूरे दुनिया का इतिहास ये गवाही देता है कि विचार सबसे ऊपर होते हैं, बाकी तो सियासी दल बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर हम वैचारिक लड़ाई हार गए तो हम कितने भी बड़े दल बन जाएं, अगर उस दल का विचार हार गया तो वो दल दलदल में तब्दील हो जाएगा। और ये बात सबके लिए लागू होती है। और अब तो आजादी के 75 साल बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, सत्ता में रही, सत्ता से बाहर हो गई। सबने अच्छा काम किया, सबने गलतियां भी की, लेकिन एक जगह जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, मैं ये मानता हूं कि हम देश के नागरिक इस वक्त उस मुहाने पर खड़े हैं जहां आपस में अगर उलझे तो वो जो बिल्लियां रोटी बांटने के लिए लड़ रही थी ना, एक बंदर आएगा और ये बताएगा कि मैं हिस्सा बांट कर देता हूं, और वो सारी रोटी खा जाएगा और हम आपस में उलझे रह जाएंगे। गलतियां हुई हैं। मैं एक बात कहता हूं कि हम लोग दावा ये करते हैं कि हम इस देश के शासक लोग हैं, हमारी आबादी 90% है, हमारी जाति में इतने ताकतवर लोग हैं, हमारे पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है, हम लोग भीख मांग के खाने वाले लोग नहीं रहे। हमने मेहनत की, हमारे पुरखों ने मेहनत की, तब उसकी कमाई से ये मुल्क की इमारतें बनी है, सड़कें बनी है, ये देश बना है। और ये बात हम दावे से कहते हैं। मगर फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि इन मेहनत लोगों के हाथ से सत्ता चली गई? अगर आप इतने ताकतवर हैं तो आप इतने कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि बिखर गए। और बिखर गए इसलिए क्योंकि हम लोगों में तमाम चीजें ऐसी, मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे। अंगूर लेने गए तो अंगूर सस्ता ले आने के चक्कर में हमने कहा कि ये अंगूर हम ले आए, देखो 10 रुपए में 5 किलो ले आए। उन्होंने कहा कि ये अंगूर इतने सस्ते, तो बाकी, तो मैंने कहा कि वो महंगे थे। हमने कहा कि महंगा अंगूर नहीं ले आए, हम कम पैसे में ज्यादा ले आए। उन्होंने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। कहे जो महंगा अंगूर था वो कैसा था? मैंने कहा कि वो गुच्छे में था, जो सस्ता था वो ऐसे ही बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहीं से पैगाम है, समझ लेना, अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, बिखर गए तो यूं ही होने पौने काम करने। आज इस मंच की जरूरत उस विचारधारा को बिखरने से बचाना है। और हमारे जैसे लोग आपके बीच में आए हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे इस मंच को तो बनाया गया है साझा। इस मंच पर हर जाति के लोग हैं। आदरणीय स्वामी साहब मौर्य जी हैं,
और मैं उनको याद करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली तक जाना चाहिए। जिस वक्त इस देश में खुदाई होनी चाहिए तो स्कूल की नींव खोदी जाए कि नया स्कूल बनाया जाए। खुदाई हो कि सड़क बने, उसके लिए खुदाई हो। खुदाई हो कि एक नया हॉस्पिटल बने, खुदाई हो कि एक नया स्कूल और विश्वविद्यालय बने। उस देश में आज खुदाई इसलिए कराई जा रही है कि चुनाव नजदीक आने पर दंगा कराया जाए और दंगे की फसल को दंगा ही होगा। और ऐसे वक्त में स्वामी प्रसाद जी हम लोग के अग्रज, वैचारिक अग्रज, कुछ कड़वी दवाई देते हैं जिसका डोज भारी पड़ जाता है। मैं फिर भी कह रहा हूं वो दवाई है, और दवाई है तो थोड़ा तीखी तो लगेगी, और तीखी लगेगी तो कुछ लोग विरोध करने आएंगे, डराएंगे, बांटेंगे। मगर मैं एक खूबसूरत दृश्य इस हॉल से भी देख रहा हूं। वो चंद लोग जो बाहर झंडा लेकर खड़े रहे होंगे वो इतिहास में मिट गए होंगे। आप देखिए कि आपके साथ इस सभागार में पूरी जाति, समाज और समुदाय के लोग एक साथ खड़े हैं। ये है वैचारिक लड़ाई, और इसी एकजुटता से हमें उम्मीद नजर आती है। उम्मीद इस बात की कि आने वाले वक्त में चुनौती क्या है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, ये आजमगढ़ शहर है भाई। इस शहर में कभी कायदे से इस आजादी के पहले से आजादी के बाद तक वामपंथी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के लोगों का शासन रहा। ऐसे इस राज्य, इस प्रदेश के इस हिस्से में, आजमगढ़ में हमेशा एक प्रगतिशील दृष्टिकोण रहा है। यहाँ एक तरफ तमाम तरह के संगीत के घराने खुलते थे, तो दूसरी तरफ जब इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक शख्स ऐसा था जिसने अपना स्कूल कॉलेज खोला, तो उसका नाम रखा था शिवली नेशनल कॉलेज। यानी वो राष्ट्रवाद का पैगाम इस जगह, इस देश के इस कोने से दिया गया। ये आजमगढ़ और पूर्वांचल की धरती सामाजिक न्याय की धरती रही। ये पूर्वांचल और आजमगढ़ की धरती मोहब्बत और प्यार की धरती रही। हम लोग बचपन से सीखते रहे कि तमसा नदी के किनारे कभी कोई तपस्या करा, कोई ऋषि मुनि, जिसने कभी दंगा करने के लिए कोई बात नहीं बोली। उस समय तो टीवी भी नहीं थी कि प्रायोजित लोग टीवी पर बिठा कर कहें कि ये बाबा जी आए हैं और पर्चा बनाएंगे। पर्चा बनाने वालों को टीवी पर बिठाकर इस देश को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। और पुराने लोग, आपको भी याद होगा, मेरे पिताजी के पुराने कॉमरेड और उनके बहुत सारे साथी, बहुत वरिष्ठ लोग, बहुत सम्मानित लोग इस सभागार में होंगे। एक तरफ कभी दंगल प्रस्ताव आता था, विदेशी नीतियां आती थी, नव उदारवादी नीतियां आती थी, तो उसका विरोध करने वाले वैचारिक लोग आजमगढ़ में हुआ करते थे। एक समय जब इस देश में प्राइवेटाइजेशन का जो विरोध होता था तो उसके बड़े आंदोलन आजमगढ़ में चला करते थे। और आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर एक एयरपोर्ट बढ़ाने के नाम पर अगर जमीन छीनी जा रही है तो हमारे आजमगढ़ के लोग शायद कहीं कमजोर पड़ गए कि उस आंदोलन को अंतिम मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये मुझे पीड़ा है, और इसमें मैं अपनी भी कमी मान कर चलता हूँ। वो वैचारिक लड़ाई कहाँ चली गई भाई? और आज आजमगढ़ की पहचान दिल्ली में संसद में बैठे किन लोगों से हो रही है? मैं उस पर कोई टिप्पणी करके इस वैचारिक मंच को हल्का नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज खतरे में केवल आजमगढ़ या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ताकतवर हो तो वो कुछ दिन और अपने को बचा लेगी। कोई नेता ताकतवर हो, उसकी चारदीवारी ऊंची रही होगी तो उसके घर पे पत्थर कुछ दिन बाद जाएंगे। गरीब, कमजोर, मजलूम सबसे पहले मारा जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज इस देश में झूठे लोगों की सरकार है। वो लखनऊ में बैठा व्यक्ति हो चाहे दिल्ली में बैठा हो, वो दोनों के दोनों खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और हमारे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और चूंकि वो बर्बाद करने का एक उदाहरण दे रहा हूं, इस देश का प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोलता है कि हम हर साल में इतने नए IIM खोल रहे हैं, इतने नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इतने नए हॉस्पिटल बना रहे हैं। और उसी प्रधानमंत्री के सरकार का एक मंत्री संसद में बयान देता है कि जितना कुल अब तक 9 साल में खुला होगा उतना प्रधानमंत्री 1 साल में खोल रहे थे। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले देश में आप रह रहे हैं। नोटबंदी हुई,
आपको लाइन में लगवा दिया गया, हम और आप भूल गए। आपको जीएसटी आपके ऊपर लागू करके पूरा बिजनेस व्यापार चौपट कर दिया गया, हम उसको भी भूल गए। कोविड आया तो इस देश में जिहाद के नाम पर उस समय भी जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी तो हमारे यहाँ दंगा करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा। और आज ये दंगाई और झूठे लोगों की आग मणिपुर से लेकर मेवात तक में लगाई जा रही है। और अगर हम इस आग को नहीं बुझा पाए तो माफ करिए, ये वैचारिक लड़ाई की हार होगी। और मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, बहुत लंबी बात नहीं, क्योंकि स्वामी साहब जी आए हुए हैं। एक गुजारिश यही है कि आज हमारी बिखरने का, हमारी चीजों का, मैं एक बात कहता हूं ना कि खेत का बंटवारा फसल से होना है तो हम खेत बचा लेंगे तो फसल का बंटवारा कर लेंगे। और अगर खेत ही लुट गया तो फसल का बंटवारा खेत बात के लिए होगा। और इसलिए आज इस सम्मेलन के बाद क्या होना चाहिए, आयोजन समिति के लोगों ने अगर 1 रुपया चंदा किसी से लिया होगा, हालांकि आज के जमाने में किसी वैचारिक काम के लिए लोग पैसा वैसा देना नहीं चाहते, वैचारिक काम पीछे हो गया, लेकिन फिर भी आजमगढ़ की धरती में देखिए वैचारिक काम हो रहा है तो इतने लोग खड़े। आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, आप तमाम लोग अपना जरूरी काम छोड़कर यहाँ आए, तो हम लोग इस भ्रम में नहीं है कि कोई नई बात, कोई बड़ी बात आपसे कह देंगे। हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हो सकता है श्रोताओं में बैठे हो, मगर ये सम्मेलन खत्म हो जाएगा और हम घर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कैसे समझाएंगे कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है। और बतावे से कह रहा हूं कि आज इसी प्रदेश और इसी जिले के कम से कम 50% लोग से ज्यादा आबादी होगी जो सामाजिक न्याय शब्द का मतलब ही नहीं जानती। बताइए मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सामाजिक न्याय शब्द का मतलब, क्योंकि उनके बच्चों तक न शिक्षा पहुंची, न रोजगार पहुंचा, न दवाई है, न पढ़ाई है, न कमाई है, न सिंचाई है। और हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा ऐसी हो गई है कि वो गांव के लोगों को समझा नहीं पाते, और इसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए इस सामाजिक न्याय सम्मेलन का केवल फार्मूला गांव-गांव ले चलने की जरूरत है। फार्मूला केवल ये है, और फार्मूला तो हमारे तमाम लोगों ने दे रखा था। पहले का फार्मूला है समाजवादी आंदोलन और देश समाजवादी मूल्यों पर बना। भाई हमारे कांग्रेस के साथी मनोज भाई बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, और दूसरे सामाजिक संगठनों के साथी बैठे हुए हैं। और मैं क्यों शुरुआत में इंडिया बात कहा, क्योंकि बिना एकजुट हुए अगर हम लड़े तो हम सब हारे जाएंगे और मारे जाएंगे, ये हमारे कुछ साबित है। अरे भाई, चाहे आपकी पार्टी का नेता हो चाहे उनकी पार्टी का नेता हो, कोई जेल जाने से बच रहा है क्या? किसी कोई पार्टी ऐसी है जो बता सकती है क्या कि उसके नेता के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं हुए? कोई पार्टी ऐसी बता सकती है क्या कि ईडी सीबीआई के रेड मार करके, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, आइए महाराष्ट्र में देखिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ दी। तो जो नोटबंदी का पैसा था, जीएसटी का पैसा था, ये जो काला धन के नाम पर झूठ बोला गया था, वो झूठ बोल करके देखिए 700 जिले हैं इस पूरे देश में, और 900 बीजेपी की पार्टी ऑफिस बन गई है, 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छी बन गई। बाकी तो सारी पार्टियां सत्ता में रही होंगी, इस जगह पर देखो कि आप कहां हो। लेकिन उनका मकसद ये था कि हम पार्टी कब रहे ना रहे, हमारे लोग हर संस्थान पर कब्जा कर गए। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कि आरएसएस के लोग इस देश के हर एक संस्थान में बिठा दिए हैं। कल को बीजेपी हारेगी ना तो भी वो लोग उसमें बैठे रहेंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद